Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 25th of March 2022, Friday. Motivation of the day is nobody is built like you, you design yourself. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1 given on page number 1 of Business Standard. Business models of payment platforms under RBI scrutiny. रिसेंटली जिस तरह से फ्रॉड के केसेस बढ़े हैं बिकॉज ऑफ द unauthorized sharing of financial data related to the customer, now RBI has decided that RBI is going to review the business model of all payments aggregator companies operating in India. और इस रिव्यू के लिए आरबीआई ने जितने भी पेमेंट एग्रीगेटर एंटिटीज़ हैं, जितनी भी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं, उनसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मांगी है, इंक्लूडिंग देयर बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड कस्टमर डेटा। आरबीआई ने सीधा सीधा पूछा है कि भैया अपना बिजनेस मॉडल हमें बताओ कि तुम कैसे बिजनेस कर रहे हो, कितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, कितने तुम्हारे पास कस्टमर्स हैं, डेली के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड्स क्या हैं, अप्रॉक्सीमेटली सारा फाइनेंशियल डेटा कस्टमर से जो आप कलेक्ट करते हैं वो कैसे सिक्योर करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी से मांगी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है, बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे कि पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज क्या होती। तो बेसिकली पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज या एंटिटीज़ ऐसे ई कॉमर्स साइट्स या प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं जो कि वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स कस्टमर से एक्सेप्ट करते हैं फॉर कंप्लीटिंग देयर पेमेंट ऑब्लिगेशन। सिंप्लीफाइड फॉर्म में पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज इनेबल करती हैं कस्टमर को कि अगर वो कोई सर्विस अवेल कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उस ऑनलाइन सर्विस या प्रोडक्ट कोई खरीद रहे हैं तो उसका ऑनलाइन पेमेंट कर सके। तो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज बेसिकली एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को जिससे कि वो अपने पेमेंट ऑनलाइन कर सके। द आरबीआई अप्रूवल इज नीडेड टू बिकम अ पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी, आप इसे याद रखेंगे। Without proper RBI approval, no company can go into that space. क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कुछ सर्टन मिनिमम स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए हैं किसी भी कंपनी के लिए एज अ पेमेंट एग्रीगेटर फंक्शन करने के लिए। अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बात करें तो सेंट्रल बैंक हैज़ मैंडेटेड अ मिनिमम नेट वर्थ ऑफ 15 करोड़ बाय मार्च 2021 and 25 crore by March 2023 for these types of payment aggregator entities. इट मीन्स मिनिमम 15 करोड़ का नेट वर्थ किसी कंपनी का होना चाहिए टू बी फंक्शन एज पेमेंट एग्रीगेटर। और ये 2023 मार्च 2023 तक आते आते 25 करोड़ तक का इंक्रीज होना चाहिए। सिंस द अबॉलिशन ऑफ मर्चेंट डिस्काउंट रेट, दैट इज MDR, सिंस द अबॉलिशन एंड द रिमूवल ऑफ दिस मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जितनी भी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम फेस कर रही हैं इन ऑर्डर टू जनरेट द रिवेन्यू। क्योंकि अगर ट्रांजेक्शन्स को देखें तो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी जो प्लेटफॉर्म्स तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और ट्रांजेक्शन की फ्रीक्वेंसी और जो उस पर MDR लगता था वही उनका रिवेन्यू सोर्स होता था। अब चूँकि गवर्नमेंट ने जितने भी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, रुपए ट्रांजेक्शन्स हैं, लास्ट 2 ईयर्स से उन पे MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट को रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से जो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग फॉर रिवेन्यू जनरेशन। और जो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया पेमेंट एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए। और गवर्नमेंट ने MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट, बेसिकली जो कमीशन होता है जो कंपनीज लेती थी फॉर प्रोसेसिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ द कस्टमर, कि अगर हम आपको 100 रुपये आप हमारे साइट से पे कर रहे हैं तो एटलीस्ट 0.1 पैसा हम आपसे चार्ज करेंगे, हम कह सकते हैं कि इसका रेट होगा। इसी MDR को बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको MDR समझा रही हूँ, इसी सिंप्लीफाइड रेट को रिसेंटली गवर्नमेंट ने, हम बोल सकते हैं सेंट्रल बैंक ने अबॉलिश कर दिया था इन ऑर्डर टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांजेक्शन, adoption of digital transaction और penetration of digital transactions into Indian economy। तो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज का कहना है कि जो आपने MDR abolish कर दिया जिसकी वजह से हमारा रेवेन्यू इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज दे स्टॉप्ड मेकिंग एनी शॉर्ट ऑफ मनी बाय प्रोसेसिंग द ट्रांजेक्शंस।
तो ऑलरेडी जो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं दे आर फेसिंग टफ टाइम। इसके बाद इस तरह के जो कंप्लायंसेस इंश्योर करने हैं, जो आरबीआई से डेटा शेयर करना है, जो सारा बिजनेस मॉडल शेयर करना है, दैट विल पुट एडिशनल बर्डन ऑन दीज कंपनीज। तो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज के जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ है उनका ये कहना है, या हम कह सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज है दे आर नॉट वेरी मच हैप्पी विद दिस डिसीजन। हालांकि आरबीआई इज़ वर्किंग एज अ गार्जियन कि भाई जो फाइनेंशियल डेटा कस्टमर का आप स्टोर कर रहे हैं वो कैसे आप सिक्योर कर रहे हैं, कैसे डेटा शेयर हो रहा है, कैसे फ्रॉड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इफ़ यू रिमेंबर, इसी फ्रॉड के केसेस को बढ़ने की वजह से आरबीआई ने एक रूल इम्प्लीमेंट किया था। हालांकि उस रूल को दिसंबर 21 तक इम्प्लीमेंट होना था, लेकिन बाद में उसको 6 मंथ का और एक्सटेंशन दे दिया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस। क्या वो रूल था जहाँ पर आरबीआई ने ये मैंडेट किया था कि जितने भी जो पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं, पेमेंट इंटरमीडियरीज हैं, दे विल नॉट सेव एनी कस्टमर डेटा। कस्टमर का कोई भी डेटा वो शेयर नहीं करेंगे, कस्टमर की कोई भी इंफॉर्मेशन वो अपने प्लेटफॉर्म या किसी भी प्लेस पर स्टोर नहीं करेंगे। जैसा कि हम देखते हैं जीपे पर अगर हमें कुछ करना होता है या किसी भी तरह के पेटीएम पे कुछ करना होता है पेमेंट, तो हमारे कार्ड या हमारे बैंक डिटेल सेव रहती है, हम जस्ट एक पिन कोड डाल करके वो ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर देते हैं। क्यों ये फैसिलिटी मिलती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उस कंपनी ने आपके जो फाइनेंशियल डेटा है उसको स्टोर करके रखा है, एंड वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रोसीड विद एनी सॉर्ट ऑफ ट्रांजेक्शन यू जस्ट एंटर योर पिन और वो डेटा बैक एंड से फेच आउट करके सारी प्रोसेसिंग हो जाती है। तो उसी की वजह से फ्रॉड के केसेस भी बढ़ रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल डेटा सिक्योर हो रहा था। और फ्रॉड के केसेस बढ़ने की वजह से ही आरबीआई ने ये रूल लाया था कि जो भी पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट इंटरमीडियरीज कंपनीज है, वेदर इट इज अ बैंक और एनी पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी, दे विल नॉट सेव एनी कस्टमर फाइनेंशियल डेटा। हालांकि ये देखने में बहुत सिंपल रूल लग रहा है, बट इसके बाद बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए, क्योंकि जितनी एनुटी पेमेंट हो गए, लोन के जो रीपेमेंट्स होते थे, जो इंस्टॉलमेंट जा रही थी, उन सब में एक इंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स दिए हुए थे बैंक को। बैंक मंथली डिडक्ट कर लेते थे। वो इसीलिए होता था क्योंकि वो फाइनेंशियल डेटा सिक्योर करते थे, सेव करते थे कस्टमर्स का। और अगर आरबीआई का ये रूल इंप्लीमेंट हो जाता तो बैंक्स के लिए, पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज के लिए, एनबीएफसीज के लिए इस तरह के इंस्टॉलमेंट मंथली प्रोसेस करने के लिए डेली हर बार कस्टमर से डेटा लेना पड़ेगा। कस्टमर को भी जीपे और पेटीएम जैसे एप्लीकेशंस या पेमेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के लिए हर बार अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स एंटर करनी पड़ेंगे। दैट विल बिकम द कम्बरसम प्रोसेस। और इसी को लेकर के फ़िलहाल 6 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है बैंक्स को और पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज को। इसके अलावा आरबीआई और भी ज़्यादा टाइट कर रही है नॉर्म्स, एंड दैट इज़ वाई आरबीआई इज सीकिंग फॉर बिजनेस मॉडल फ्रॉम दीज पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज। आरबीआई का ये कहना है कि जब एमडीआर नहीं है, जब और कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं है, देन how these payment aggregator companies are actually generating revenue, what is your business model, how you are actually surviving। तो इसीलिए आरबीआई ने स्क्रूटनी बढ़ा दी है कि भैया अपना बिजनेस मॉडल बताओ, हाउ यू आर एक्चुअली जनरेटिंग द रेवेन्यू। अगर इंडिया में बात करें पेमेंट एग्रीगेटर स्पेस की या कंपनीज की, तो फ़ोन पे, गूगल पे सबसे बड़े या लार्जेस्ट पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली 80% ट्रांजेक्शन को कवर करती हैं। और पेमेंट एग्रीगेटर कंपनीज का कहना है कि वी एक्चुअली मोनेटाइज द पेमेंट डेटा विद एनबीएफसीज फॉर अ फी, और यही हमारा रिवेन्यू जनरेशन का मॉडल है। हमारे पास जो कस्टमर का डेटा है, पेमेंट रिलेटेड डेटा, माइंडेड स्टूडेंट, पेमेंट रिलेटेड डेटा, नॉट द फाइनेंशियल डेटा। जो भी पेमेंट रिलेटेड डेटा है, कस्टमर किस तरह की चीज़ें प्रेफर कर रहा है, किस तरह की सर्विसेज अवेल कर रहा है, ये सारा डेटा हम एनबीएफसी से फी के बेसिस पर शेयर करते हैं। दैट इज द रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल फॉर अस। आरबीआई वर्किंग ग्रुप हैड फाउंड 600 ऑफ 1100 lending apps are illegal, and because of this fraud and illegality now RBI is increasing the scrutiny। इसी के साथ पेज नंबर 2 पर एक और न्यूज़ दी हुई है, दैट इज रिलेटेड टू जीपे। इन फर्स्ट गूगल पायलट थर्ड पार्टी बिलिंग ऑप्शन। सो it is a first move in India and one of the significant move by Google. The company announced the launch of pilot program that allowed a few developers to offer an additional billing system alongside Google Play's billing system. Recently, if you are aware, CCI, that is Competition Commission of India, is actually scrutinizing the Google
प्ले प्लेटफॉर्म और स्पेसिफिकली गूगल प्लेस बिलिंग सिस्टम, गूगल प्ले प्लेटफॉर्म कैसे वो एप्लीकेशंस को लाइन अप करता है, कैसे सर्च के जो रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं, कुछ ऐप्स को प्रेफरेंस तो नहीं मिलती, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता। तो इसी को लेकर के इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज एक्चुअली स्क्रूटिनाइजिंग द गूगल पे एंड इट्स एप्लीकेशन स्टोर पेमेंट स्ट्रक्चर्ड। सेम पैटर्न में लास्ट ईयर साउथ कोरिया ने अपने कम्युनिकेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया था, जहां पर जो ऐप स्टोर ऑपरेटर्स हैं उनको प्रोहिबिट किया था टू यूज़ ओनली देयर प्रोपराइटरी बिलिंग सिस्टम। और इसी को फॉलो करते हम कह सकते हैं, इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए गूगल प्ले ने ऑल्टरनेटिव या थर्ड पार्टी बिलिंग ऑप्शंस भी प्रोवाइड करे हैं। इट मीन्स ऐसे एप्लीकेशन जो कि पेड हैं जी गूगल प्ले पर, उनको ख़रीदने के लिए अब जो कस्टमर्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो थर्ड पार्टी बिलिंग ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। अब केवल और केवल जीपे या गूगल का जो प्रॉपराइटरी बिलिंग सिस्टम है वो ही नहीं अवेलेबल होगा, इसके अलावा अदर थर्ड पार्टी पेमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे कंपनीज अगर एप्लीकेशंस को अपने गूगल प्ले पे डालती हैं और गूगल प्ले से सेल करती हैं, तो वहाँ पर उन्हें 30% कमीशन देना पड़ता था गूगल को फॉर यूजिंग द गूगल प्ले स्पेस। लेटर ऑन गूगल ने ये जो फीस थी डेवलपर्स की उसको 15% तक रिड्यूस कर दिया था, और यही फैसिलिटी गूगल ने एक्सटेंड करी थी इंडिया में भी। And Google in October 2021 says it will cut service fee to all subscription on Google Play to 15% from January 1, 2020। तो CCI का ये कहना है कि Google is actually misusing its dominant position, और इसी को लेकर के CCI ने प्रॉब इनिशिएट किए थे, हम बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया था अगेंस्ट गूगल प्ले। एंड इसके एवज में गूगल फाइल्स अ राइट पिटीशन इन कर्नाटका हाई कोर्ट रिगार्डिंग द सीसीआई प्रॉब इन प्ले स्टोर पेमेंट रूल्स। तो पेमेंट रूल को लेकर के, गूगल की डोमिनेटिंग पोजीशन के मिसयूज़ को लेकर के, बेसिकली माल प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं या माल ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हो रही हैं, उसको लेकर के सीसीआई गूगल प्ले को इन्वेस्टिगेशन में ला चुका है। और इसी के बाद से अभी रिसेंटली गूगल प्ले ने पायलट टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है, जहां पर थर्ड पार्टी बिलिंग ऑप्शंस भी अवेलेबल होगा गूगल के प्लेटफॉर्म पर। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। जेम टॉप्स GMV ऑन फ्लिपकार्ट Amazon at $13.4 billion as per the recent data। Government's 5 years old public procurement website that is government e-marketplace, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेम भी बोलते हैं। जेम ने पहली बार रिकॉर्ड ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू GMV रजिस्टर किया है, रिकॉर्ड GMV रजिस्टर किया है वर्थ $13.4 बिलियन। और इसी रिकॉर्ड के साथ नाउ जेम इज स्लोली कैचिंग अप विद द big e-commerce giant companies like Amazon, Walmart on Flipkart। तो अब इस ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू सेल के साथ नाउ जेम इज एक्चुअली कैचिंग अप और competing the Amazon and Flipkart like company, excluding Myntra had clocked a GMV total value of merchandise sold around $12.5 billion while Myntra clocked $2 billion। तो अब जो गवर्नमेंट बैक्ड पब्लिक प्रोक्योरमेंट वेबसाइट है वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन या कंपटीशन में आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू। However, officers are saying that yes, comparison is possible, but the ecosystem and the business model of GEM, Flipkart, and other e-commerce companies are totally different। क्योंकि जेम में अगर हम देखें तो जेम में जो बायर है दैट इज गवर्नमेंट इज द प्राइम बायर इन जेम, जबकि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा इस पे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल कस्टमर्स बायर है। तो जो गवर्नमेंट बायर तो डेफिनेटली बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो भी डिफरेंट हैं। दे हैव द डिफरेंट फाइनेंशियल रूल्स, हम ये भी कह सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करना कि जेम का फ्लिपकार्ट से या जेम का अमेजोन से कंपैरिजन करना इज़ नॉट वेरी वर्थ वाइल।
बट येस अब चूंकि मार्केट प्लेस में है दोनों, इसी सारी कंपनीज जो हैं वो ई मार्केट प्लेस में ही, तो कंपैरिजन कहीं ना कहीं होता है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है, अगर हम कंपैरिजन करें तो अभी एट प्रेजेंट जीएमवी जो है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट का जेम से हायर है, ग्रॉस मर्केंटाइज वैल्यू जेम से हायर है। बट रिसेंट अब आगे आने वाले टाइम में जिस तरीके से जेम का पोर्टल ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस विल ओवरकम दीज ई कॉमर्स companies in terms of value, in terms of GMV. So this is the growth potential for GEM, government e-marketplace, financial year 21, financial year 22, financial year 24 and upcoming 6 to 8 years। तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि एक्सपोनेंशियल, अगर आप देखें तो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल रही है फॉर जेम। तो ये कहना है कि आगे जाकर के ये जेम जो है वो अमेजोन और फ्लिपकार्ट को कॉम्पीट करेगी। हालांकि दोनों के बिजनेस मॉडल, दोनों के बायर्स, प्रोस्पेक्टिव बायर्स बिल्कुल अलग है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। यूएस रिकवरी हेल्प्ड इंडिया हिट $400 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट। कल के न्यूज एनालिसिस में हमने डिस्कस किया कि इंडिया ने एम्बिशियस टारगेट अचीव किया इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। अप्रॉक्सीमेटली $400 बिलियन का एक्सपोर्ट किया इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 22 में, जो कि पिछले साल से 37% ज़्यादा है। इस न्यूज़ आर्टिकल में ये आइडेंटिफाई किया गया कि जो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली, इसके पीछे रीज़न क्या है। तो ये कहना है इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का कि जो यूएस में रिकवरी हुई है आफ्टर पैंडेमिक, दैट रिकवरी हैज एक्चुअली हेल्प द इंडिया टू अचीव दिस $400 बिलियन मार्क फॉर एक्सपोर्ट फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। क्योंकि अगर डेटा कंपाइल करके देखा जाए, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का डेटा अगर कंपाइल किया जाए, तो इंडिया एक्सपोर्टेड गुड वर्थ $73 बिलियन टू यूएस फ्रॉम अप्रैल 1 to March 21 of financial year 22. That is 47% higher than the last year। पिछले साल के कंपैरिजन में 47% ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है यूएस में। And US share of export compared to the total export stood at 18.2%. And with this increase, the US is also emerged itself as India's largest trading partner and export destination। तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का डेटा अगर कंपाइल करें, उसका यही कहना, उसको देखने पर यही रिफ्लेक्ट होता है कि बिकॉज ऑफ द रिकवरी इन यूएस में डिमांड बढ़ी और उस डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट $400 बिलियन तक का पहुंचा है, इसके पीछे प्राइम रीजन यूएस की रिकवरी है। और यूएस का पिछले साल के कंपैरिजन में 47% एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है इंडिया से। और अगर इसी तरह हम चाइना को देखें, तो चाइना के केस में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दैट हैज़ ग्रो एट अ वेरी रिलेटिवली स्लोअर पेस एंड ड्यू टू द डिसरप्शन कॉज्ड बाय द स्टेल्थ वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉकडाउन्स इन सेवरल रीजन ऑफ द नेबरिंग कंट्री। तो चाइना के अगर आउटबाउंड शिपमेंट को देखें तो पिछले साल के कंपैरिजन में केवल और केवल 7% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ऑफिशियल्स का भी इस बात पर एग्रीमेंट है कि अगर चाइना की तरफ हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा, तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न एक ये भी है कि चाइना इज़ द मोर फोकस्ड कंट्री टूवर्ड्स इट्स एक्सपोर्ट। चाइना की जो इम्पोर्ट एपेटाइट है वो भी रिड्यूस। चाइना इज़ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री। तो बिकॉज ऑफ द ड्रॉप इन इम्पोर्ट एपेटाइट ऑफ चाइना, बहुत ज़्यादा ट्रेड इंक्रीज होता हुआ नहीं दिखा। हम बोल सकते हैं सीधे सीधे एक्सपोर्ट इंडिया का इंक्रीज नहीं हुआ है टूवर्ड्स चाइना, दैट हैव बीन fueled by the disruption due to the resurgence of COVID-19. Apart from it, certain other non-tariff hurdles are also creating problem in case of China. तो चाइना जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग पार्टनर है, हम कह सकते हैं, और नेबरिंग कंट्री है, इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए, उससे हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। उसका सीधा सीधा रीज़न कोविड भी हो सकता है। उसका हम ये भी कह सकते हैं कि देयर इज़ अ ड्रॉप इन इम्पोर्ट एपेटाइट ऑफ चाइना। अपार्ट फ्रॉम इट, लॉट ऑफ इम्पोर्ट क्लियरेंस इज ऑल्सो टेकिंग इनॉर्मस टाइम in China. That is why export
to China has not increased significantly, just like USA. So this is the top 5 commodities exported to US: engineering goods, gems and jewelry, RMG, textile, petroleum products, organic, inorganic, chemicals. तो कितना 2020, 2021 और 2022 में कितना कितना एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, और कितना परसेंटेज ऑफ टारगेट, जो टारगेट सेट किया गया तो उसे कितना परसेंट अचीव किया। तो हम देख सकते हैं कि 100% टारगेट कंपैरिजन में सब ने 10,000, 11,000, 8,000, 12,000, 13,000% तक का टारगेट अचीव किया। तो डेफिनेटली यूएस हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन केस ऑफ इंडिया, and because of this increase, significant increase with US in terms of trade export, in terms of trade and mercantile export, India has been able to achieve this $400 billion target. अब देख लेते हैं some other news clips. FinMin proposes tighter crypto taxation regime. लास्ट 3 दिनों से हम लगातार क्रिप्टो करेंसी और उसके टैक्सेशन को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने थर्सडे को यानी कल वो जो नॉर्म डिस्कस कर रहे थे, प्रपोज्ड नॉर्म की, जहाँ पर डिफरेंट डिजिटल असेट से आने वाले लॉस को सेट ऑफ करने वाला जो क्लॉज था उसको प्रपोज कर दिया, उसको प्रेजेंट कर दिया। सो गवर्नमेंट ऑन थर्सडे प्रपोज टू टाइटन द नॉर्म्स फॉर taxation of cryptocurrencies by simply disallowing the set of any loss with the gains from other virtual digital assets. हमने डिस्कस भी किया था इस न्यूज़ को, जहाँ पर जो इंडस्ट्री थी, बेसिकली क्रिप्टो एक्सचेंज, जो क्रिप्टो एक्सचेंज में डील करती कंपनीज, उन्होंने इस पर्टिकुलर रूल को बहुत ज़्यादा अपोज किया था और उन्होंने कहा था गवर्नमेंट शुड रिकंसीडर दिस सेट ऑफ टैक्सेशन रूल, जहां पर गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया था कि अगर आपको किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट से लॉस हो रहा है, यू कैन नॉट ऑफसेट एज एन इन्वेस्टर, यू कैन नॉट ऑफसेट द लॉस बाय वन VDA टू द प्रॉफिट ऑफ any other VDA. You cannot set off your losses with the gains from other virtual digital assets. And this was part of 39 amendment that has been proposed by government to Finance Bill 2022. So finally government ने ये rule propose कर दिया, और इसके बाद से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इज बिकमिंग मोर एंड मोर टफर ऑन क्रिप्टो करेंसी एंड VDA. इसके अलावा जो सबसे कंट्रोवर्शियल था, जिसको लेकर के जो कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा अपोज कर रही थी, इसके अलावा 30% टैक्स ब्रैकेट में क्रिप्टो या VDA को रखा गया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे वर अ कैपिटल असेट्स और नॉट। और TDS के फॉर्म में टैक्स कटेगा। टैक्स TDS मीन्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल VDA ट्रांजेक्शन, नॉट द रेट अंडर एनी अदर प्रोविजन। तो फिलहाल के लिए 39 अमेंडमेंट अंडर फाइनेंस बिल 2022 गवर्नमेंट ने ये बिल प्रपोज कर दिया है पार्लियामेंट में। इट मीन्स गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री और क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात नहीं सुनी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फॉल्टरिंग श्रीलंका होल्ड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। श्रीलंका की जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए, हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वी ऑल नो दैट श्रीलंका इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकली फॉर इंडिया। वाई? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द important country for having dominance position of India on Indian Ocean. तो क्या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है श्रीलंका की? वी ऑल नो। बट जिस तरीके से श्रीलंका स्ट्रैटेजिक सोवरेनिटी, या हम बोल सकते हैं सोवरेन केस में डिफॉल्ट होने की कगार पर आ गया, दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ चैलेंजेस फॉर इंडिया। और ये अभी रिसेंटली स्टार्ट नहीं हुआ, पिछले कई मंथ से हम इस चीज़ को न्यूज़ में सुन भी रहे होंगे, और ये कुछ 2-3 साल की पॉलिसी का रिजल्ट नहीं है। अगर हम पिछले 10 सालों को देखें तो बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ फॉल्टी policies that Sri Lankan government has adopted, it was highly anticipated कि श्रीलंका कभी ना कभी इस पर्टिकुलर सॉवरेन डिफॉल्ट की सिचुएशन में आएगा। हालांकि इंडिया ने बहुत तरीके से फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड भी करी। अगर आप लास्ट 6 मंथ का डेटा उठा करके देखें, न्यूज़ को देखें, इफ़ यू आर अवेयर, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस,
लेकिन स्टिल श्रीलंका इज स्ट्रगलिंग सो मच टू अवॉइड द सोवरेन डिफॉल्ट एंड इट इज अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर न्यू दिल्ली दैट न्यू दिल्ली नीड्स टू काउंटर द ग्रोइंग चाइनीज इन्फ्लुएंस ऑन श्रीलंकन इकोनॉमी, क्योंकि चाइना के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि श्रीलंका डिफॉल्ट हो रहा है. दे कैन नाउ इंक्रीज देयर डेट ट्रैप. चाइना के डेट ट्रैप में तो अभी भी श्रीलंका है, बट इसके अलावा this is a very good opportunity for China to increase its dominance into Indian Ocean. हालांकि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका इंडिया के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्री नहीं है, बट स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से श्रीलंका इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. द शेयर इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट डिक्लाइन फ्रॉम 2.16% in financial year 15 to just 1.3% in the first 10 months of the current fiscal year. आप ये सोच सकते हैं कि 1.3% जो ट्रेड है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई श्रीलंका. तो ट्रेड वाइज श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्ट्रेटेजिकली जो लोकेशन है श्रीलंका की दैट क्रिएट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट इशू और चैलेंज फॉर इंडिया. तो इंडिया को कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर ट्रेड को रिवाइव करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डोमिनेंस ऑफ चाइना ऑन श्रीलंका. और जिस तरह से श्रीलंका चाइना के डेट ट्रैप में फंस चुका है, उसको रिवाइव करने के लिए एक्सपर्ट्स है कहना कि ट्रेड इज़ वन ऑफ द वेरी गुड मीडियम. तो मेन जो आइटम एक्सपोर्ट होते हैं इंडिया से दैट इज मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल, शिप्स, बोट्स, आयरन, स्टील. और जो इंपोर्ट होते हैं दैट इज कॉफ़ी, टी एंड स्पाइसेस. तो इस पर्टिकुलर कमोडिटी या सेक्टर के केस में इंडिया कैन इम्प्रूव और रिवाइव इट्स ट्रेड रिलेशन विद श्रीलंका एंड कैन डिक्रीज द डोमिनेंस और द इंटरफेरेंस ऑफ चाइना इनटू इंडियन ओशन. ये एक बेसिकली इन्फोग्राफिक था, ये कोई न्यूज़ नहीं थी, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस दैट हाउ आवर नेबरिंग कंट्रीज आर डूइंग, एंड फॉर दैट आई हैव इंक्लूडेड दिस न्यूज़. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. रशियन रेजोल्यूशन इन यूएनएससी इंडिया एब्सटेन. सो इंडिया के साथ इंडिया अलॉन्ग विथ 12 अदर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर, इंडिया के साथ साथ 12 और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स दे हैव एब्सटेन ऑन अ रिजोल्यूशन बाय रशिया ऑन द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन. तो ये रिजोल्यूशन रशिया के साथ में सीरिया, नॉर्थ कोरिया और बेलारूस ने स्पॉन्सर किया था, and it failed to get adopted in the council on Wednesday as it did not get the required 9 yes vote to pass. और इंडिया के जैसे ही 12 और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में वोटिंग ही नहीं करी, यस और नो नहीं, एब्सटेन कर दिया अपने आप को वोट करने से. हालांकि यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी चाहिए कि China and Russia voted in favor of this resolution. Definitely this resolution was presented by Russia, तो Russia तो vote करेगा ही इसके favor में. China voted in favor of the resolution while there were no countries voting against. India and remaining UNSC members have abstained from voting. Apart from it, there is one other short news that is related to India GDP forecast. UN cuts India GDP growth forecast by 2% on Ukraine war. तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के UN ने इंडिया की जो GDP, जो इकोनॉमिक ग्रोथ की जो फोरकास्ट थी उसको डाउनग्रेड कर दिया है बाई 2%. और उसके बाद अब जो फोरकास्ट यूएन ने दिया है दैट इज 4.6%. तो यूनाइटेड नेशंस ने जिस तरह से यूक्रेन में जो ऑन गोइंग वॉर सिचुएशन चल रही है उसको लेकर के ये कहा है कि एनर्जी एक्सेस और प्राइस जो है वो इंडियन इकोनॉमी पर निगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे. इसके अलावा जिस तरह से ट्रेड सैंक्शंस हो रहे हैं, रशिया पर फूड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूएस फेडरल मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट कर रहा है, देयर इज़ अ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑल दीज फैक्टर्स विल एक्चुअली इम्पैक्ट निगेटिवली टू इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया की 2% जो ग्रोथ फोरकास्ट थी उसको रिड्यूस करके 4.6% का प्रोजेक्शन किया है यूएन ने फॉर फाइनेंशियल ईयर 22. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल लॉस $2.2 बिलियन ओवर फ्यूल प्राइस ब्रीज मूडीज. तो इंडिया के जो टॉप फ्यूल रिटेलर कंपनीज हैं आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, इन्होंने अप्रॉक्सीमेटली $2.25% यानी 19,000 करोड़ का रिवेन्यू जो है वो लॉस कर दिया है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड not passing this increased crude oil prices to the
कंज्यूमर ओनिंग टू द इलेक्शन। तो जो 5 स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे थे, उस इलेक्शन की वजह से इन कंपनीज को रोक दिया गया था कि फिलहाल के लिए पेट्रोल और डीजल के प्राइस इंक्रीज नहीं करना, तो उन्होंने प्राइस को होल्ड ऑन करके रखा। मगर इंटरनेशनल मार्केट में तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा पहुंच गए थे, $140 पर बैरल तक पहुंच गए थे। तो डेफिनेटली कंपनीज को तो नुकसान होना ही था। तो मूडीज के अकॉर्डिंग उनको 19,000 करोड़ यानी $2.25 बिलियन का लॉस हुआ है इंडिया के टॉप फ्यूल रिटेलर कंपनीज को, जिसमें आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल का नाम है एज पर द मूडीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, रूरल कनेक्टिविटी टू गेट विंग्स ऑन न्यू गवर्नमेंट policy. So Civil Aviation Ministry is all set to release a new policy framework for what? To incentivize small aircraft and helicopter operations with a view to deepen air connectivity within the country. उड़े देश का आम नागरिक के बाद से, या हम इसको बोल सकते हैं उड़ान स्कीम के बाद से, now government is proposing another policy or another policy framework just to increase the connectivity with rural and subtle area of the country. तो 2016 में जो उड़ान स्कीम लॉन्च करी गई थी, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 400 रूट्स को और 66 एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनलाइज किया गया था और कवर किया गया था अंडर दिस कनेक्टिविटी स्कीम। बट मोरलेस अगर हम उड़ान स्कीम को देखें तो उसमें बड़े या मीडियम साइज के जो एयरक्राफ्ट है उनको कवर किया था। 50 to 70 सीटर्स जो ATR थे वो कवर हुए थे अंडर उड़ान स्कीम। जो नई कनेक्टिविटी पॉलिसी ला रही है गवर्नमेंट, इसके तहत 19 सीटर और उससे कम जो टॉय प्लेन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, या बोल सकते हैं स्मॉल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर जो होते हैं, उनको भी अब कवर किया जाएगा इस पर्टिकुलर नई स्कीम के तहत। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर इज expecting to announce the small aircraft policy at the Wing India event in Hyderabad on this Friday. So definitely this policy, this new civil aviation policy is going to increase connectivity with rural and suburban or subtle area where air connectivity is very less, and definitely it will pave the way for largest aircraft as well in future if there is a lot of infrastructure development. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.